हेलो वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग यार। और होप सो कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो भी कंसेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं उनका एप्लीकेशन आप कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, करते रहना यार, अगर नहीं कर रहे हो तो करते रहना। देखो सारा खेल ये ट्रस्ट का होता है कि मैं आपको ट्रस्ट कर रहा हूँ और आपको ऑसम तरीके से सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उनका एप्लीकेशन अब आपने करना है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है जिससे कि मस्त तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और जितने भी कंसेप्ट होते हैं उनकी कंसेप्ट बिल्डिंग कब होती है, जब उनका बहुत ज्यादा आप यूज करते हो, उनकी उनकी प्रैक्टिस करते हो, उन कंसेप्ट का यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो डिफरेंट कैटेगरी के। ठीक है, तो आज की कहानी मेरी जुबानी स्टार्ट कर लेते हैं एक ऑसम से नए कॉन्सेप्ट के साथ। हर कॉन्सेप्ट वैसे ऑसम ही होता है, मैं ऑसम ही बोलता रहता हूँ ऑब्वियसली यार। अगर वहां से क्वेश्चन आ रहा है तो ऑसम ही माना जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, समटाइम थोड़ा सा इजी हो सकता है, समटाइम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो सकता है, बट सीखना तो बनता है ना बॉस। तो आज बात करेंगे यहाँ पे हम कैलोरीमेट्री। ठीक है, आपको पता है इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इजी तो बिल्कुल भी नहीं होता है, एक मॉडरेट लेवल पे आप मान सकते हो, उससे टफ लेवल पे जा सकता है, बट एक अच्छा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो जिस टाइप का नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है उसी की मैं यहाँ पे सारी डिस्कशन आपके साथ करूंगा। फालतू की बातों की डिस्कशन यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो। डायरेक्ट फोकस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनको हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कम ऑन। तो बात कुछ ऐसी है बहुत जल्द। सब देखो, कैलोरीमेट्री एक मेजरमेंट प्रोसेस होता है, ये तो हमें पता ही है, जिसमें हम हीट का मेजरमेंट करते हैं। जो हीट किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की आप बात करें या केमिस्ट्री की जब आप बात करते हैं, किसी रिएक्शन की आप बात करते हैं, ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आप देख सकते हो थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस होते हैं वहां पे जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, रिलीज्ड की जा रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो आप कैलोरीमेट्री के अंदर पढ़ते हो। दिस इज द ब्रांच ऑफ द साइंस यू कैन से। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले, है ना, इसको एक्सप्लेन करने से पहले जो चीजें आपने याद रखनी है, सबसे पहले माइंड में कौन सी बेसिक चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, जिनका यूज होगा इसमें भयंकर तरीके से, जिनका यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट यूज करेंगे, उन्हीं का यूज करके। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो आपका फर्ज बनता है कि अपने नोट्स में सबसे पहले ये चीज आप बिल्कुल बना के लिख लेंगे। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करेंगे जो हीट की हम बात कर रहे हैं ना, हीट सप्लाइड। ठीक है, जो हीट सप्लाइड की बात कर रहे हैं या फिर रिलीज्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको तीन कैटेगरी में आप हमेशा याद रखेंगे। मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, जस्ट हम पढ़ेंगे नहीं, हम उसको सीखेंगे कि क्वेश्चन आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें ये पर्टिकुलर कंसेप्ट यूज करना है। ये तो मुद्दा है यार, सारा खेल ही यही है। उसके बाद तो कैलकुलेशन बचती है। एक बार अगर आपने फाइंड आउट कर लिया कि क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ठीक है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, कोई प्रोसेस चल रहा होगा, तो वहां पे हीट रिलीज हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो उसको हम किस सेंस में उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, ध्यान से समझना। अगर वो जो हीट एनर्जी होगी क्यू से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो हीट एनर्जी होगी, अब आपको पता है इसकी जो यूनिट होती है जूल होती है, या आप कैलोरी भी लेते हैं। ठीक है, या तो जूल लेंगे या कैलोरी। दिस इज द कन्वेंशनल यूनिट एंड दिस इज द स्टैंडर्ड आपकी यूनिट एमकेएस। ठीक है, चलो अब हम करेंगे क्या सर। देखो भाई, पहला पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि अच्छा इस कंडीशन में ये वाली हीट यूज करनी है, इसका वाली कंडीशन में ये वाली हीट यूज करनी है, ये सब आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही। अगर वो बोल रहा है इफ हीट इज सप्लाइड, अगर हीट को सप्लाई किया जा रहा है, हीट सप्लाइड जो है, सॉरी यार, इफ हीट इज सप्लाइड सच दैट, है ना, आप ध्यान से देखेंगे, सच दैट ओनली टेम्परेचर इंक्रीजेज और चेंजेस, केवल टेम्परेचर उस सिस्टम का चेंज हो रहा है जिसको हीट दी जा रही है। अगर हीट जो भी आपने दी है ना, मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये आ रहा है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, अगर खाना हमें एनर्जी सप्लाई कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो पता है क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है हीट अगर इस तरीके से सप्लाई करी गई कि उस सिस्टम का केवल टेम्परेचर में चेंज हुआ, वो इंक्रीज हुआ, जो भी हुआ उसमें चेंज आया जी टेम्परेचर में। अगर केवल टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हीट दी जाएगी ना, तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे ms डेल्टा टी, बस ये वाला यूज करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर, आप सबने इसको पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। ठीक है जी, ओके कूल। ये कहां से आया, कैसे है, ये अभी मैं बातें यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो, तो क्यू की हम बात कर रहे हैं। दिस इज द एनर्जी, जो हीट एनर्जी है जो आपने सप्लाई करी है, इस सेंस में की है कि उस सिस्टम का केवल जो टेम्परेचर था वो चेंज हो गया, पहले कुछ और था, अब एनर्जी देने के बाद कुछ और हो गया होगा। ठीक है जी, चलो, एम क्या है सर इसका, जिस मास को हीट सप्लाई की गई है ना, वो मास होगा सब्सटेंस का जिसको हीट सप्लाई की गई है। ठीक है जी, और इट मे बी इन केजी, इट मे बी इन ग्राम, डिपेंड करेगा कि किस तरीके की सिचुएशन है। एस क्या है सर, यहाँ पे एस है आपकी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ये इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डेल्टा टी ऑब्वियसली चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज
चेंज इन टेम्परेचर। भाई हीट जो सप्लाई कर रहे हो टेम्परेचर को चेंज करने के लिए ही कर रहे हो ना, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट एज इट इज आप यूज करने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम पॉइंट नंबर 3, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं इधर पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कैसे है, इफ जो हीट आपने दी होगी, सप्लाई करी होगी, इफ हीट इज सप्लाइड, समझ गए लॉजिक, देख लो भाई, देखते रहना आप, ठीक है। सप्लाइड सच दैट, अगर इस तरीके से हीट दी गई कि सच दैट ओनली इट्स फेज, फेज क्या होता है सर, उसकी स्टेट, ठीक है। वो जो फेज होगा, जो उसकी स्टेट फेज का मतलब क्या होता है, रूप बदल जाए, रूप ही बदल जाए जी, नॉट टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, चेंजेस नॉट टेम्परेचर। अगर दोस्तों हीट आपने इस तरीके से दे दी कि उसका रूप बदल गया, ना कि टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, टेम्परेचर एज इट इज था, तो हीट को इस तरीके से आपने सप्लाई कराया कि भाई टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी फेज चेंज हो जाएगी, स्टेट चेंज होगी, उसका रूप बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अच्छा यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहोगे, जैसे आपके पास कोल्ड वाटर है, इसको गर्म कर दो। जैसे आप नहाते हो ना, आजकल सर्दियां आ गई है बॉस, तो ठंडे पानी से थोड़ा ही नहाएंगे यार, थोड़ा सा गर्म तो करेंगे ना उसको, तो गर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं आपने इतना गर्म कर दिया कि वेपर बन के उड़ ही गया, आपने जस्ट गर्म किया है। तो ठंडा पानी, गर्म पानी, दो अलग अलग एक ही चीज है, लेकिन दो अलग अलग सिचुएशन है, एक का टेम्परेचर कम है, एक का थोड़ा सा ज्यादा है, समझ गए। तो कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर में आपने उसको कन्वर्ट किया है तो वाटर ही ना, देखो फेज चेंज नहीं हुआ, रूप नहीं बदला है, वाटर ही है तो वाटर ही है, बट टेम्परेचर बदल गया है, केवल टेम्परेचर बदल गया। तो दिस इज द सिचुएशन, तब उसके लिए आप ये वाला फंडा यूज करने वाले हैं। बट अगर ऐसा हो जाए, देखो अगर आपने आइस लिया, आइस तो समझते हो ना, आइस है, और इसको इस तरीके से हीट सप्लाई कर दी क्यों, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस, तो ये सॉलिड आइस में एक पीस आइस का क्यूब है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म। जैसे आप फ्रिज में देखते हो ना, पानी वो आइस बन जाता है, तो वो सॉलिड हो जाता है, ठीक है। फिर आपने इसको हीट दी तो ये मेल्ट हो गया, और मेल्ट होने के बाद ये पानी बन गया। अब ये पानी बन तो गया, वाटर बन तो गया, लेकिन अभी भी इसका टेम्परेचर 0 ही है। तो देखो टेम्परेचर सेम रहा इस केस में, लेकिन रूप बदल गया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड में। तो यहां पे जो हीट एनर्जी दी गई है उसका फॉर्मूला अलग होता है, तो उस फॉर्मूले को हम लिखते हैं M×L, समझना बात को, M×L, ठीक है। तो जहां पे मास उस आइस का, जिसको वो हीट दी गई है, उस आइस का मास ले लेते हैं, और L होती है दोस्तों यहाँ पे उस आइस की लेटेंट हीट, इसका नाम होता है लेटेंट हीट, ठीक है। ध्यान से समझना, दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, अभी बस नाम देखो कि कितने टाइप की हीट आप दे रहे हो, तो हीट किस तरीके से आपने यूज करनी है, इनके सबके इंडिविजुअल सब कुछ बताऊंगा, तभी तो न्यूमेरिकल कर पाएंगे ना। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कैटेगरी कराऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना हो, अगर टिपिकल सभी आ तो भी हम सॉल्व करके आ सकते हैं अपने मेंस और नीट के एग्जाम के क्वेश्चंस, ठीक है। ओके सर, इस ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसमें टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदला, पहले वो 0 डिग्री पे था सॉलिड फॉर्म में, अब पानी बन गया, तो अभी भी 0 डिग्री है, टेम्परेचर सेम है, हाँ रूप बदल चुका है, अब पानी हो गया, वो देखो सॉलिड से लिक्विड बन गया, रूप बदल गया, फेज चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गई उसकी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो अलग बात है, वो बता दूंगा। और इसी में आप ऐसे भी ले सकते हो, कि सर पानी था मेरे पास, तो पानी था, वाटर था आपके पास, वाटर और वाटर का कुछ टेम्परेचर था आपके पास, कुछ भी व्हाटएवर, मान लिया आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, आपने इसको हीट दी और ये उबलने लगा, लाइक बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, और ये धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो गया। देखा होगा आपने, वेपर्स बन जाती है, वेपराइजेशन हो गया। तो वो पता है क्या बोल रहा है कि जब आप इसको हीटिंग कर रहे हैं, तो अभी भी वेपर्स का टेम्परेचर 100 ही है, लेकिन उसका रूप बदल गया, अब ये वेपर्स बन चुकी हैं, ये वेपर्स बन गए हैं, समझ रहे हो आप। तो एक गैस बन गया, एक तरीके से पानी लिक्विड फॉर्म से गैस में कन्वर्ट हो गया, रूप बदल गया। देखा होगा ना, जब आप पानी उबलता रहता हो तो भाप जो होती है, वेपर्स जो होती है, वो उससे बाहर निकलती रहती है, समझ गए। तो रूप बदल रहा है, टेम्परेचर उतना ही है। टेम्परेचर जब पानी गर्म था बहुत ज्यादा 100 डिग्री पे, आपने और हीट दे दी तो अभी भी 100 पे ही है, लेकिन उसका रूप बदल गया। तो इस तरीके से हीट दी गई, तो उसको लिखेंगे M×L, बस मास ले लेंगे किसका, ये जो वाटर वगैरह यहाँ पे होगा, स्टीम वगैरह होगी, और लेटेंट हीट, इसी को भी लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कहते हैं इसको लेटेंट हीट ऑफ आइस कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ आइस, और फ्यूजन हीट भी कहते हैं, जो आइस है उसकी फ्यूजन, और ये वेपराइजेशन भी कहते हैं, इसको वेपराइजेशन हीट, आगे देख लेंगे हम, ठीक है। तो यार ये चीज आपको बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा सर, देखो थर्ड पॉइंट आपने क्या याद रखना है, इफ
आफ्टर सप्लाइंग, है ना, आफ्टर सप्लाइंग हीट, अगर आपने हीट सप्लाई कर दी बोथ, ठीक है, फेज एंड टेम्परेचर चेंजेस, दोनों ही चेंज हो गए जी, फेज भी बदल रहा है और टेम्परेचर भी बदल रहा है ना, फेज भी बदल रहा है टेम्परेचर भी बदल रहा है, तब क्या करेंगे, तब बस दोनों को ऐड कर देंगे नेट हीट निकालने के लिए, तब हीट हम लेंगे m इंटू एल भी लेंगे और एम एस डेल्टा टी भी लेंगे। ये तब यूज होती है जब केवल टेम्परेचर बदलता है, ये तब यूज होती है जब फेज बदलता है, अगर दोनों ही बदल रहे हैं तो नेट हीट निकालने के लिए दोनों का सम हम यूज करते हैं, दिस इज द सप्लाइड एनर्जी या हीट, बस तब आप इस तरीके से यूज करेंगे। थोड़ा सा क्लियर हुआ बेसिक? यार देखो, किसी भी चीज को सीखने से पहले उसके बिहाइंड जो कॉज है, जो उसकी हेल्प कर रहे हैं लोग, उसके बारे में सीखो, जो आपकी हेल्प करेंगे आप क्वेश्चंस और कंसेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स कि आप हीट को कैसे ट्रीट करेंगे, सबसे पहले ये तो सीख लो, है कि नहीं। अब मैं पता किस पे फोकस करूंगा, अब मैं फोकस करूंगा लेटेंट हीट पे, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट्स पे, इन पे फोकस करूंगा। फोकस तो क्या करूंगा, मैं इनका डेटा लिखाऊंगा, अभी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं देखेंगे, डेटा लिखेंगे जिसका यूज होगा और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ जा सकते हैं, कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल का यूज करके हम क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। कम ऑन, मजा आएगा यार, बने रहो, बस मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ओके भाई लोग, जल्दी से मैंने डेटा लिख लिया और डेटा लिखना है और उसको याद करना है, क्योंकि वो माइंड में होना चाहिए। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कंसेप्ट का यूज करके, तो इस डेटा का वहां पे यूज होने वाला है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज डेटाज, ओके। तो देखो यहाँ पे मैं बात करूंगा स्पेसिफिक हीट्स, मैंने लिख दिया बॉस, है ना, इधर लिख दिया मैंने लेटेंट हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट को यहाँ पे आप, अभी इसके जो डिटेल एनालिसिस है ना, वो अलग कहीं हम किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चूंकि इस डेटा का यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई आप बेसिक से इसका समझ लो कि किस तरीके से यूज होने वाला है। तो स्पेसिफिक हीट जो है एक टर्म है, स्पेसिफिकली जो यूज किया जा रहा है स्पेसिफिक हीट, ऐसे से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, सी से भी कर ले। लेटेंट हीट को कैपिटल एल से हम डिनोट कर रहे हैं, लेटेंट हीट, ठीक है जी, इस तरीके से आप समझ के चलेंगे, ठीक है। अब अगर कहीं पे जरूरत पड़ी स्पेसिफिक हीट ऑफ डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू मींस वाटर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 लेनी है हमेशा, जब भी कहीं जरूरत पड़ेगी, अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट है तो 1 लेंगे, ठीक है। अगर आइस की बात करेगा 0.5 लेंगे, अगर स्टीम की बात करेगा 1 लेंगे। सबसे ज्यादा वाटर और स्टीम यूज होगा, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वाटर एंड स्टीम यूज होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है 1 होती है, और आइस के लिए होती है 0.5, स्टीम के लिए होती है 1। सिमिलरली लेटेंट हीट की अगर डेटा की हमें कहीं पे रिक्वायरमेंट होगी, आपको याद भी होगा, होप सो, डेफिनेटली। अगर वो लेटेंट हीट ऑफ आइस की बात कर रहा है, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, ये 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। अगर कैलोरीज में निकाल रहे हो आप, अगर जूल में निकाल रहे हो तो 336 किलो जूल, ध्यान देना यूनिट पे, किलो जूल पर केजी होगा। ये कैलोरी पर ग्राम है एंड दिस इज किलो जूल पर केजी है, ठीक है जी। और अगर स्टीम की लेटेंट हीट आप बात करोगे, या वेपराइजेशन लेटेंट हीट भी कहते हैं इसको, तो ये 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। 1 ग्राम के लिए इतनी लेटेंट हीट जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट आपको होती है। और या इसको जूल पर केजी में अगर निकालना चाहते हो तो 2259, ठीक है, आप देख सकते हैं 2259 किलो जूल पर केजी, इतनी लगभग होती है किलो जूल पर केजी, नियर अबाउट डेटा इतना ही होगा अप्रोक्सीमेटली, आप इसको याद रखेंगे। सो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, कैलोरी में, किलो जूल में, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बस डेटा याद होना चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ आइस की बात करेगा 80 कैलोरी पर ग्राम, वेपराइजेशन की बात करेंगे स्टीम की तो 540 कैलोरी पर ग्राम है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है, जहां पे स्टीम होगी 1 होगा, वाटर 1 होगा, आइस होगा तो 0.5 होगा। स्टीम और वाटर बोथ के लिए 1 होता है, तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है, मजा आएगा। अब हम चलेंगे कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल, और उसका यूज करके आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, इतनी बात सबसे पहले आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, ठीक है, पहले बॉर्न कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इतनी बात एटलीस्ट आपको याद रखनी है कि हीट का कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में कैसे यूज करेंगे, और स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट की वैल्यूज क्या होती है, फिर तो मजा ही आ जाएगा। फिर तो कंसेप्ट सीखेंगे हम और उसका एप्लीकेशन करेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए ना बॉस? ओके, मजा आने वाला है। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द मेन कंसेप्ट जो इस टॉपिक में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो सीखा है वो उसकी बेसिक जानकारी थी, जिसके बारे में हमें सारी चीजें याद होनी चाहिए, इनका एप्लीकेशन क्योंकि हमने करना है। तो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मतलब आपको पता है कैलोरीमेट्री जो होता है एक प्रोसेस है हीट के मेजरमेंट करने का। तो जो हीट का जो एक तरीके से रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, तो किस सेंस में हो रही है, क्या चल क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यू कैन से द लॉ ऑफ मिक्सचर, है ना, मतलब पता है क्या कहना चाह रहा है। अगर हमारे पास एक हॉट सब्सटेंस है और एक प्लस हमने एक कोल्ड ले लिया, ठीक है, ठीक है ना, या फिर ऐसे समझो आप इसको, ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, एक सब्सटेंस हमारे पास एट हाई टेम्परेचर है, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, और इसके साथ हमने एट
लो टेम्परेचर वाला सब्सटेंस हमने मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझो तो पता क्या होगा, देखो देखो सीधी सी बात है, कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल का क्या मीनिंग होता है, लॉ ऑफ मिक्सचर का क्या मीनिंग होता है कि जब हम हाई टेम्परेचर वाले को लो टेम्परेचर वाले को आपस में मिक्स करते हैं तो हाई वाला अपनी एनर्जी इसको देता है, या आप ये कह सकते हैं कि हाई वाला अपनी एनर्जी चूंकि इसको दे रहा है तो ये लॉस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। इस प्रोसेस को एक ने लिया और एक ने दिया एनर्जी को, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एक एनर्जी देता है एक लेता है, मतलब एक लॉस कर रहा है तो एक गेन कर रहा है। तो लॉस कौन करेगा, जिसके पास ज्यादा होगा, गेन कौन करेगा, जिसके पास कम होगा, ऑब्वियस है। तो इस प्रिंसिपल को बोला गया कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू राइट डाउन हीट जो होगी एच, हीट लॉस्ट, जो लॉस्ट करेगा मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन। ये है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन है एक तरीके से, ये है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन। जितनी हीट लॉस की उतनी हीट उसने गेन कर ली तो एनर्जी कंजर्व हो गई, एनर्जी कंजर्वेशन है एक तरीके से। अब ये आपने बस यूज करना है, ये फंडा आपने याद रखना है। अब वो डिपेंड करेगा हीट जो लॉस्ट हो रही है, जो गेन हो रही है, वो किस कंडीशन में हो रही है, केवल टेम्परेचर को चेंज करने में या फिर उसका रूप बदलने में, या दोनों ही हो रहा है ना। वो सारे फॉर्मूले हीट के लिए आप यूज करेंगे। यहाँ पे एच मैंने इसलिए लिखा है हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, और हीट को निकालने के लिए क्यू इक्वल टू या तो आप ms डेल्टा टी का यूज करेंगे या ml का यूज करेंगे या दोनों का यूज करेंगे, ml प्लस ms डेल्टा टी। ये तीन फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं डेफिनेटली। तो दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ मिक्सचर एज वेल। इसको आप लॉ ऑफ मिक्सचर भी कह सकते हैं जब आप मिक्स करते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा कि टाइप 1 में क्या है, टाइप 2 में क्या है, टाइप 3 में क्या है। जैसे कंसेप्ट सीखेंगे एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, जिससे फंडामेंटल जितने भी कंसेप्ट है आपके दिमाग में समा जाए और आपको यूज करने आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से आपने देखना है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपने देखना है, क्योंकि ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत इजीली वे में एकदम मैं आपको ट्राई करूंगा इसको समझाने की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं टाइप 1 में क्या किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो टाइप 1 में आ सकता है मिक्सिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। जब वो ठंडा और गर्म पानी की मिक्सिंग की बात करें केवल, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो एक हॉट वाटर होगा, एक कोल्ड होगा। सपोज करो मेरे पास एक बकेट है और इसमें मैंने पानी भर रखा है, एक बकेट और है इसमें मैंने पानी भर रखा है, ठीक है। और एक बड़ी सी बकेट में लेके आ गया, इससे भी पानी लिया, इससे भी लिया। इससे जो पानी लिया है, लेट्स सी उसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2। इसका जो मास है इतना M1 है और इसका जो मास है M2 है, और हमने मान लिया T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब ये हॉट हो गया, ये कोल्ड हो गया। जिसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है वो कोल्ड वाटर माना जाएगा, जिसका ज्यादा है वो हॉट माना जाएगा। ऑब्वियसली कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने यहाँ से ले ली, कुछ यहाँ से ले ली, इसको मिक्स कर दिया, तो इन दोनों से जो मिलके पानी बना होगा भाई वो ना तो ठंडा ही होगा ना बहुत गर्म ही होगा, मिक्स टाइप का होगा, ठीक है। तो इस मिक्सचर का टेम्परेचर कैसे निकालें, यू हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। समटाइम ये गिवन होता है तो आपसे बोलेगा कि बताओ ठंडे पानी की कितनी अमाउंट है जो इसमें यहाँ पे होगी मिक्सचर वाले वाटर में। तो ये मिक्सचर क्रिएट हो गया, ठीक है, ये एक मिक्सचर क्रिएट हो गया, समझ पा रहे होंगे आप। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है, बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं। बस आपने क्या फाइंड करना है, जब ठंडे और गर्म पानी को आपने मिक्स किया तो किसने हीट दी, जो गर्म पानी है उसने हीट ठंडे को दी होगी, तो हीट सप्लाई हो रही है। हॉट वाटर ने लॉस की है और कोल्ड ने गेन की है, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है। तो यहां पे हम अकॉर्डिंग टू हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल CP, ओके, हीट लॉस्ट, ठीक है सर, बाय हॉट वाटर, ठीक है ना, हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट जो गेन हुआ है बाय कोल्ड वाटर। महाराज इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है यार। अब लिखना कैसे है सर, पता कैसे चलेगा, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो भाई, ठंडा पानी गर्म पानी जब आप मिक्स करते हैं तो पानी ही है वो अभी भी, मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ है केवल इस केस में। कम ऑन गाइस, क्या हुआ है, केवल टेम्परेचर अभी भी पानी है, वो ठंडे से थोड़ा ज्यादा गर्म है, गर्म से जो बिल्कुल गर्म था उससे थोड़ा सा कम गर्म है, मतलब है अभी भी पानी। तो रूप चेंज नहीं हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तो इसका तो बिल्कुल मतलब बनता ही नहीं, ओनली टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे जिसने लॉस किया है तो ms डेल्टा टी, तो उसका मास मान लो M1, स्पेसिफिक हीट मान लो S1 डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा टी को कैसे लिखोगे, डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लेते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं जो ज्यादा वाला होता है, हाई माइनस लो, ऐसे लेते हैं, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। तो इस हॉट के लिए हाई टेम्परेचर क्या होगा T1, और जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो तो इससे पक्का कम ही होगा, तो T मिक्सचर,
ठीक है, जो मिक्सचर बना है, ठीक है, कंपैरेटिवली, ठीक है जी, इज इक्वल टू यहां पे लिखोगे जिसने गेन किया है किसने, M2 ने S2 पे स्पेसिफिक हीट है इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या लेंगे, जो हॉट वाटर था उसका टेम्परेचर तो मिक्सचर से ज्यादा होगा, लेकिन जो कोल्ड है उसका टेम्परेचर कम होगा, इनिशियली मिक्सचर थे, तो यहाँ मिक्सचर का टेम्परेचर ज्यादा है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के टेम्परेचर को। बस ये बन गई इक्वेशन, और जो भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। बस लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है, लिखना सिखा रहा हूँ, एक बार आप सीख गए तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यार क्या बात कर रहे हो यार, अभी एक क्वेश्चन करेंगे ना, डायरेक्ट करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो एक टाइप मैंने आपको बता दिया, दो, फिर तीन टाइप में आपको बताऊंगा, उन्हीं में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, और हाई कैटेगरी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ओके। सो हियर वी गो एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो। बस जैसे कंसेप्ट सीखा, क्वेश्चन करेंगे तो मजा आ जाएगा, डेटा चेंज कर देना उसका, फिर आप क्वेश्चंस और बना सकते हैं। अदरवाइज जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसमें से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, बुक में जो आए होंगे आपके पास, जो भी असाइनमेंट होंगी उसमें से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो क्वेश्चन का आप जल्दी से पढ़ेंगे। उसने बोला ए टैप ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर टैप ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वाटर के टैप आप यूज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है और ये जो पानी कहीं पे इकट्ठा होगा, ऐसे ऐसे एक बड़ी सी बाल्टी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इससे जो पानी आ रहा है इस वाले टैप से, ये 10 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, पहला टैप है, टैप 1 मान लो उसको, और एक टैप और है यहाँ पे, ठीक है जी, एक टैप आप और ले लो, और यहाँ से जो पानी आ रहा है वो बोल रहा है इसके, ये टैप 2 है, ठीक है, इससे जो पानी आ रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। यहाँ से जो पानी आ रहा है ये गर्म पानी है, ठंडा पानी एक तरीके से, तो इस बाल्टी में इकट्ठा हो जाएगा सारा पानी, और यहाँ बकेट में इकट्ठा हो जाएगा, तो एक मिक्सचर बन गया, इस ठंडे प्लस गर्म का मिक्सचर। तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर देखते हैं क्या पूछ रहा है, मिक्सचर का टेम्परेचर पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। उसने बोला हाउ मच वाटर मस्ट बी टेकन सो दैट, नो, हाउ मच मास ऑफ हॉट वाटर, how much mass of hot water must be taken so that we get 20 kg of water at 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहां पे जो वाटर बना, ये इसका मास दे दिया मिक्सचर वाले का, ये दिया है आपको 20 ग्राम दिया ना, ये नो केजी, 20 केजी, ग्राम तो बहुत कम होता है, 20 केजी, ठीक है। मिक्सचर का जो मतलब कुछ पानी इससे लिया, कुछ पानी इससे लिया होगा, तो जो यहाँ पे मिक्सचर वाला जो वाटर बन गया है उसका जो मास है वो 20 केजी है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, और ये टेम्परेचर देखो कोल्ड वाले से कम ज्यादा है और हॉट वाले से कम है, मतलब ये मिक्सचर का टेम्परेचर है, ऐसे उसने क्लियरली दिया है। मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो पूछेगा क्या ये देख लेते हैं। अच्छा ये पूछ तो लिया है, उसने बोला हाउ मच मास ऑफ हॉट वाटर, मास मतलब इस जब आपने टैप ओपन करी इससे कितना मास यहां पे गया होगा इसके साथ, समझ गए आप। तो देखो लेट मैं मान लेता हूं, लेट मास ऑफ हॉट वाटर यूज्ड वो है m kg, हम मान लेते हैं m kg है, मतलब इस टैप से जो इसमें मास गया वो m kg है, तो इससे कितना गया होगा, लेट्स सी m1, तो m1 प्लस m मिलके कितना बना दे रखा है 20 मिक्सचर का 20, तो हमें निकालना है m, तो m आ जाएगा, ये आप m डैश निकाल सकते हो यहाँ से m1, तो दिस इज 20 माइनस m, यानी हमें ये पता चल जाएगा कि m मास अगर वाटर का, इसका हॉट वाटर का है, तो इसका कितना होगा, जो मिक्सचर का ऑलरेडी आ चुका है, मिक्सचर माइनस इसका कितना यूज हुआ है, ये बचेगा इसका m1 यहाँ पे आ गया इतना kg, ठीक है जी। तो सिंपल है, तरीका वही है। अब देखो ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, तो ये एनर्जी सप्लाई करेगा इसको, तो हम लिखेंगे हीट लॉस्ट किसने, हॉट वाटर ने, ठीक है, और हम लिखेंगे हीट गेन किसने, कोल्ड वाटर ने, ठीक है सर। तो लॉस्ट करेगा तो कैसे लिखेंगे, इसका मास ले लो, कितना माना है m, स्पेसिफिक हीट कितनी होती है वाटर की 1, डेल्टा टी क्या लिखेंगे, हाई टेम्परेचर माइनस लो 100 माइनस 35, तो 100 माइनस 35 मिक्सचर का लेते हैं ना, है ना, तो इक्वल टू इसका क्या लेंगे सर, इसकी हीट m1, यानी m1 ये रहा कितना है m1 है, और इसकी स्पेसिफिक हीट 1 है, चेंज इन टेम्परेचर है 10 है, मिक्सचर का बन गया 35, तो 35 माइनस 10 लेंगे, क्लियर। अब देखो ये मास निकालना है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 100 माइनस दिस, तो ये बचेगा 65, और यहाँ पर m1 कितना आया था 20 माइनस m बचा है देखो, और ये हो जाएगा 20 माइनस m इंटू यहाँ बचेगा व्हाट इज दैट सर 10 25, ठीक है जी 25 बचेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो 65m इक्वल टू आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, दिस इज 500 माइनस 25m, तो इसको इधर लेके आओ, तो 65 प्लस 25
और 6 2 8 90 90 90 एम और ये आएगा 500, ठीक है। तो एम की वैल्यू आ रही है देखो 50/9 kg। इतना मास हॉट वाटर का यूज हुआ होगा उस मिक्सचर में, तो रिमेनिंग जो मास होगा वो फिर कोल्ड वाटर का होगा। हमसे ये पूछा गया, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल है यार, देखो मास पूछ लिया, निकाल लिया ना। अगर टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर पूछता तो मास गिवन होता, समझ गए, सीधी सी बात है। लेकिन सॉल्व करने का तरीका देखो, हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। सिंपल, ये देखो, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, वाटर की बात कर रहा है, तो दोनों केस में वन ही रहेगा। वाटर है तो स्पेसिफिक हीट तो वन ही रहने वाली है। समझ गए ना लॉजिक? अब कैसे करने हैं क्वेश्चन, क्लियर है ना दिमाग में? अब चलते हैं टाइप 2 के पास, ठीक है। टाइप 2 क्या है सर हमारे पास? टाइप 2 टाइप 2 टाइप 2। ओके, टाइप 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब एक अच्छे लेवल का जब क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आइस और वाटर के मिक्सचर क्या आएगा, और लास्ट में हम बात करेंगे आइस और स्टीम के मिक्सचर की। वैसे तो आइस और वाटर का मिक्सचर भी होता है, बट नॉर्मली क्वेश्चन आइस और स्टीम के मिक्सचर से ज्यादातर पूछे गए हैं और आइस और वाटर से पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझना। अब हमने क्या करना है, आइस और वाटर का एक मिक्सचर तैयार करना है। पहले हम एक आइस क्यूब ले लेते हैं जो हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ मान लो, मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर उसके न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे कि आप यूज कैसे करोगे, कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने वाटर ले लिया, इधर वाटर है हमारे पास, किसी कंटेनर में वाटर है, ठीक है। वाटर का कुछ टेम्परेचर मान लेते हैं हम T, ठीक है जी। ये वाटर है आपके पास, इसका कुछ टेम्परेचर मान लेते हैं T। और ऑब्वियस है यार, आइस का जो भी टेम्परेचर होगा 0 डिग्री पे तो होती है, उससे नेगेटिव में भी हो सकती है। तो 0 डिग्री पे आपकी आइस है, तो ये टेम्परेचर ऑफ वाटर तो इससे ज्यादा ही होगा टेम्परेचर ऑफ आइस से, ऑब्वियसली। तो ये एनर्जी सप्लाई करेगा। अगर हम इनको मिक्स करेंगे, मिक्स कर दो, जैसे ही आप पानी में आइस को डाल दोगे तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पानी, अब जो वाटर है वो इसको एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा, तो वो इसको एनर्जी सप्लाई कर रहा है, यानी पानी यहां से एनर्जी सप्लाई कर रहा है और आइस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है जी। आइस, अब यहाँ पे इसके क्वेश्चंस करने के लिए आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, पहले तो इस चीज पे फोकस करो, क्या क्या पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अगर पूरी आइस मेल्ट कर गई, एक नया पानी जो बनेगा, एक नया पानी, क्योंकि आइस भी मेल्ट कर गई है, तो जो मिक्सचर बनेगा यहाँ पे ये मिक्सचर, ठीक है। इस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आपसे पूछ सकता है। और चूंकि ये मिक्सचर बना पहले से ही पानी था, तो अब इसमें मास यानी जो कंटेंट होने वाले हैं वाटर का कितना है, अब इसमें फाइनल जब मेल्ट कर गई उसमें वाटर का मास कितना है वो निकाल सकते हैं, और आइस का मास कितना है जो मेल्ट हो गई है, ठीक है। आइस का कितना पार्ट है जो उसमें मेल्ट हो गई है, जो रिमेनिंग है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो सर सॉल्व करने का तरीका क्या? भाई देखो, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, वो तो करना ही करना है, लेकिन समझो पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट। ध्यान से समझना, यहाँ पे केयरफुल रहना आपने जब आइस और वाटर की बात करें, बिल्कुल केयरफुल रहना। हॉट वाटर कोल्ड वाटर में कोई टेंशन नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना। किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा, बट हाउ टू स्टार्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए कैसे स्टार्ट करना है ये सीख लो पहले। देखो भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा किसका है, वाटर का, कम किसका है, आइस का। तो हीट लेगा कौन, आइस, देगा कौन, वाटर। तो सप्लाई कौन कर रहा है, वाटर। ले कौन रहा है, आई मीन गेन कौन कर रहा है, आइस। तो सिंपल है, सबसे पहले आप निकालेंगे स्टेप नंबर 1, हीट रिक्वायर्ड बाय आइस। आर मींस रिक्वायर्ड। तो आइस को कितनी हीट चाहिए टू मेल्ट कंप्लीटली, टू मेल्ट, ये ध्यान देना, ये प्रोसेस अप्लाई करना है तभी क्वेश्चन होंगे। टू मेल्ट, ठीक है, टू मेल्ट कंप्लीटली, वो आप समझ जाएंगे। तो इसके लिए आप मेल्टिंग के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, मेल्ट करना मतलब आइस सॉलिड फॉर्म से वाटर में बन जाएगी, टेम्परेचर सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपने एनर्जी यूज करनी है m/L, मास आइस का लेना है और लेटेंट हीट भी आइस की लेनी है। अब आप इस एनर्जी का यूज करेंगे, समझ गए आप। यानी मेल्टिंग के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो m/L होती है, ठीक है। अब जो इसको इतनी चाहिए, इतनी रिक्वायर्ड है, हीट सप्लाइड कितनी है, सप्लाई कौन कर रहा है, बाय वाटर, वाटर सप्लाई करेगा। तो वाटर क्या कर रहा है भाई, सप्लाई कर रहा है, किस चीज के लिए सप्लाई कर रहा है वाटर, उसको मेल्ट कराने के लिए। यानी वाटर का जो भी टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, उसको मेल्ट कराना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक लेके जाना, मतलब उसको टेम्परेचर चेंज कर रहा है। तो जो वाटर हीट सप्लाई करेगा उसको निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे ms डेल्टा टी। इस बात का बिल्कुल क्लियरली ख्याल रखने वाले हैं। दिस इज द मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर। जो वाटर और इसके बीच में जो भी टेम्परेचर चेंज है उसके अकॉर्डिंग जहां तक उसको लेके जाना चाहता है। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये चेक करना ही करना है। और जैसे आपने चेक किया, इनकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है, निकाल ली सर। अब अगर जैसी वैल्यू आई इनकी, आपने इनको कंपेयर करना है। अगर जो आइस को रिक्वायर्ड हीट थी वो ज्यादा हुई जो सप्लाई की गई है उससे, मतलब वाटर ने जो सप्लाई की,
अगर वो कम रह गई और आइस को मेल्ट होने के लिए ज्यादा चाहिए थी तो दिमाग लगाओ, आपने पानी के अंदर आइस का क्यूब तो डाल दिया लेकिन वो मेल्ट कंप्लीटली नहीं हुआ और पानी भी बन गया वहां पे, लेकिन छोटी सा पीस बच गया आइस का। आइस अभी भी कंप्लीट मेल्ट नहीं हुई। इसका मतलब समझते हो, स्टिल इन दिस कंडीशन द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर दोस्तों अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि अभी भी उसमें आइस बची हुई है, पानी ठंडा है, रूप बदला है या नहीं बदला है, थोड़ी सी आइस उसमें है, अभी भी उसका टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर तो 0 ही रहने वाला है। और ये कैसे पता चलेगा? आपको आइस को कितनी रिक्वायर्ड हीट है उसको निकाल लेना और आपने सप्लाई कितनी करी है उसको निकाल लेना, दोनों कंपेयर कर लेना। अगर रिक्वायर्ड हीट ज्यादा है मतलब सप्लाइड वाली कम होगी तो मिक्सचर का टेम्परेचर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। सिंपल, वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समटाइम देखा होगा यार आपने, याद करो पार्टी वार्टी एंड ऑल, समझ रहे हो आप एक पानी लेके आते हो, ठीक है, किसी भी अपने यूज करने के लिए, ठीक है, उसमें आइस डालते हो तो फिर आप उसको पी रहे होते हैं, फिर आइस समटाइम कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है, समटाइम कुछ पीसेज उसमें रह जाते हैं, तो वो कौन सा केस होगा? ये वाला केस होगा। मतलब पानी ने उतनी सफिशिएंट एनर्जी उसको नहीं दी है कि पूरी आइस मेल्ट हो गई होगी, इसलिए अगर आइस बची है उसका कुछ भी अमाउंट अगर बचा है ना चांदी मेरे, ठीक है, तो पक्का मिक्सर का टेम्परेचर 0 डिग्री, आपको सॉल्व करने की आगे जरूरत है ही नहीं, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब फंडा ये है कि कुछ तो मास बदल गया ना पानी में, आइस का मेल्ट तो कुछ तो हुई ना, तो कितना मास बन गया आइस का कन्वर्ट हो गया होगा वाटर में। अब उसको कैसे निकालना है, ये आपने मुद्दे की बात यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अब इसको कैसे देखेंगे, देखो, इसको देखने के लिए लेट मैं मान लेता हूं m ग्राम आइस मेल्ट कर गई, ठीक है, m ग्राम, ठीक है, आइस मेल्ट। अगर इसको आप निकालना चाहते हो कितनी मेल्ट कर गई, तो अगर ये पता चल गया तो जितनी मेल्ट कर गई उसी का पानी बना होगा तो पानी का टोटल अमाउंट भी आ जाएगा और कितनी आइस बची हुई है उसका मास भी पता चल जाएगा। मजा नहीं आ जाएगा ये? तो देखो अब कैसे। तो इसको निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू m जो मेल्ट कर गई इंटू लेटेंट हीट, और इसको इक्वल कर देंगे जो पानी ने सप्लाई करी थी ms डेल्टा टी के, यानी ms डेल्टा टी इक्वल टू ये मास ऑफ वाटर है, ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट है, और यह आ जाएगा मास ऑफ जो आइस है, आइस यानी जो मेल्ट है, m का मतलब मेल्ट हुई है जो, इनटू लेटेंट हीट। यहां से निकाल लेना इसकी वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू आ गई बस हो गया। तो कितना मास था आइस का ओरिजिनली, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना तो कितनी बची है वो पता चल जाएगी, है ना। वाटर का मास तो पता चल ही जाएगा आपको, कोई नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से इसी प्रोसेस पे, तभी मजा आएगा आपको। ये प्रोसेस है क्या, ये चल क्या रहा है दुनिया में, ये चल क्या रहा है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके भाई लोग, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो कंसेप्ट हमने सीखा उस पर डिपेंडेंट मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे ले लिया है, तो इसी तरह के क्वेश्चन और भी बहुत सारे आप सॉल्व कर सकते हो, डेटा वेटा चेंज करेंगे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मेन होता है वो सेम रहने वाला है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एक बार आप देख लेंगे और जो फंडा हमने सीखा उसको अप्लाई करेंगे तो उस क्वेश्चन के थ्रू एकदम मस्त तरीके से आपको कंसेप्ट, ये प्रोसेस अप्लाई करना आ जाएगा कि इस कैटेगरी क्वेश्चन आपने कैसे फोड़ के आने हैं। आई गारंटी। कम ऑन गाइज। उसने बोला है 5 ग्राम पीस ऑफ आइस, ठीक है, ले लो, इधर लिख लो। जब आप सॉल्यूशन करेंगे ना, डेटा लिख लिया करो। तो एक आइस का पीस है जिसकी अमाउंट दे रखी है, आइस के मास, मतलब ओरिजिनली जो आइस का मास है वो दे रखा है आपको 5 ग्राम, और आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो टेम्परेचर जो आइस का है वो 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है जी। एंड पुट इनटू 10 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। इस पे ध्यान दो ना। तो हमारे पास पानी है और पानी जो इनिशियली है वाटर, उसका जो टेम्परेचर है वाटर का दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर का जो मास है दैट इज 10 ग्राम। क्लियर है? ऑप्शंस आपके सामने। उसने बोला फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ वी मिक्स, ऑब्वियसली तो उसने बोल ही दिया कि उसके अंदर रखा गया है। तो जब हम इसको इसके अंदर रखेंगे, ये पानी है, पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, आइस को आपने इसके अंदर रख दिया है, तो एक मिक्सचर तैयार होगा। तो आपसे पूछ रहा है मिक्सचर का टेम्परेचर बता दो जी। तो मिक्सचर का टेम्परेचर दोस्तों अगर फाइंड करना है तो उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वाटर को ने कितनी हीट सप्लाई करी और आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए थी, और अगर गलती से भी आइस को जो चाहिए थी उसको नहीं मिली तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर सेम रहने वाला है जो आइस का होता है ओरिजिनली, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज वो चेंज हो जाएगा, तो उसको हम निकाल सकते हैं हीट लॉस्ट और हीट गेन वाले फॉर्मूले से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे हीट लॉस्ट, किसने लॉस किया? वाटर ने।
इज इक्वल टू हीट गेन किसने किया है? आइस ने। तो ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब आपसे टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर पूछे और वो कंडीशन को फुलफिल करे कि कंप्लीटली वो मेल्ट हो चुकी है, तभी यूज करेंगे। अदरवाइज हम क्यों टाइम वेस्ट करें? हम पहले चेक करेंगे। हम निकालेंगे हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू मेल्ट। तो उसके लिए मैंने बताया था मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो मैक्सिमम कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है मेल्ट होने के लिए आइस को? रिक्वायर्ड हीट कितनी है? मास कितना है? 5। लेटेंट हीट ऑफ आइस के लिए कितनी होती है? 80। बताया था मैंने आपको 80 होती है। तो ये हो गया 400 कैलोरी पर ग्राम में है, क्योंकि ये इसकी यूनिट होती है कैलोरी। ठीक है, सो 400 कैलोरी पर ग्राम, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे हो गई है। सॉरी पर ग्राम नहीं, ये तो कैलोरी आएगा ना, इतनी कैलोरी चाहिए उसको। ठीक है, इतनी कैलोरी जब उसको चाहिए, यानी जो रिक्वायर्ड हीट है वो 400 उसको चाहिए। मतलब अगर इतनी उसको मिल गई तो वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी, नहीं मिली तो उसकी भूख नहीं मिटेगी। ठीक है, समझो बात को। तो अब आपने ये देखना है कि भाई पानी ने कितनी दी, सप्लाइड हीट कितनी है, पानी ने कितनी दी है। तो उसके लिए निकालेंगे ms डेल्टा टी। तो पानी क्या करने के लिए हीट देगा? देखो पानी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक उसको हीट सप्लाई करेगा। तो हम लिखेंगे पानी का मास कितना है 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो 1 होती है, डेल्टा टी को लिखेंगे 30 माइनस 0। तो ये आ गई 300 कैलोरी। 300 कैलोरी दी होगी पानी ने जो सप्लाई करी हो, तो 300 कैलोरी। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली बिल्कुल कि जो रिक्वायर्ड है मेल्ट होने के लिए वो ज्यादा है और सप्लाइड तो कम हो गई। इट मींस दिस इज द केस। In this case, ice here you can say not melted completely. आप लिखेंगे कि ice completely melt नहीं हुई है। That's why यहाँ पे जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होने वाला है वो 0 डिग्री ही रहने वाला है। आपको फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0 है। सिंपल। तो सिंपली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इजी है, मस्त तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में एक चीज डायरेक्ट कैसे पूछी जा सकती थी, इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि जो हीट है वो कंप्लीट, जो आइस है वो कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुई है, बट कुछ तो मेल्ट हो गई होगी ना, तो कितना अमाउंट उसका मेल्ट हुआ होगा, अगर ये निकालना है ना। अगर ये निकालना है तो देखो हमने क्या करना है, लेट हम मान लेंगे लेट m है ना, ग्राम है ना, ग्राम है ऑफ आइस मेल्टेड, अगर इतनी मेल्ट हो गई होगी, तो मैंने अभी बताया था आपको। तो हम क्या करेंगे, m जो मेल्ट हुई है उसको निकालने के लिए इनटू लेटेंट हीट आइस की, इसको इक्वल कर देंगे जो सप्लाई की थी वाटर ने, क्योंकि वो उसको केवल कंप्लीटली मेल्ट तो कर नहीं पाया, तो जितनी मेल्ट होगी उसके लिए यूज हो जाएगी। तो 300 के इक्वल कर दो उसको जो सप्लाइड की है, बस यहां से ये आ जाएगा। तो मास जो उसका मेल्ट हुआ है वो 300 बाई 80, ये कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 330 बाई 80, यानी आ गया 15 बाई 4, 3 12 और 3 7, इतना लगभग 3.7 आप मान के चल सकते हैं। इतनी ग्राम आपका जो आइस है ओरिजिनली था वो 5 ग्राम और मेल्ट हो गया वो 3.7 ग्राम। इसको कैंसिल करके देखो इतना ही आ रहा है। तो इतनी मेल्ट हो गई, तो बची कितनी होगी, है ना, जो रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग कितनी है, अगर आपसे मिक्सचर में पूछे कितनी आइस बची है, तो ओरिजिनल थी 5, मेल्ट हो चुकी है 3.7, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1.3 ग्राम, यही होगा ना, देख लो 3 4 4 5, यस, इतनी बची होगी। और उस मिक्सचर में पानी की क्वांटिटी कितनी होगी, तो देखो मेल्ट होने के बाद ऑब्वियसली जो मेल्ट हुई है आइस वो पानी बन गई होगी, तो 3.7 ग्राम पानी बन गई होगी। और वाटर इनिशियली दे रखा है 10 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर इन मिक्सचर अगर पूछ ले मिक्सचर में, तो इनिशियली है 10 और आइस से जो बना है 3.7, तो 13.7 ग्राम और एक्स्ट्रा उसमें टोटल उसमें पानी हो गया 3.7 के एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से। तो यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जा रहा हूँ लास्ट कंसेप्ट की डिस्कशन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्वेश्चन उसके ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं, तो वो ध्यान से सीखना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे द कॉम्बिनेशन ऑफ द, या यू कैन से द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड आइस। कम ऑन, द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड आइस, यस। ओके, सो लास्ट कंसेप्ट है, मतलब ये लास्ट टाइप है हमारे पास जिसका हम यूज करने वाले हैं, और उसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आ चुके हैं, नीट में भी आ चुके हैं, मेंस में भी आ चुके हैं, तो आते रहते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम चांस होंगे इससे क्वेश्चन आने के, ठीक है जी, मैक्सिमम चांस। तो करेंगे क्या, यहाँ पे 2 कैटेगरी बनेंगे दोस्तों, ध्यान देना। अब आपको बिल्कुल क्लियर है, स्टीम हमेशा आप अगर ध्यान से देखें 100 डिग्री सेल्सियस पे है, लेट्स सी, नॉर्मली इससे ज्यादा भी जा सकता है, और जो आइस है वो नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस पे आप यूज करते हैं। मतलब इससे मैं ये बताना कोशिश कर रहा हूँ, स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा, इसका कम है, तो स्टीम हीट देगी और ये हीट लेगी, सीधी सी बात है। तो स्टीम जो है, अगर हम यहाँ कैलोरीमीटर प्रिंसिपल की बात करें, हीट लॉस्ट करेगी स्टीम
भाई न्यूमेरिकल करने के लिए तो यही फंडा यूज करेंगे ना, और हीट जो गेन होगी वो करेगा आइस, ये तो क्लियर है। पर अगर टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर पूछे या फिर अमाउंट कितना है भाई स्टीम का जो कंडेंस हो गया है आइस को मेल्ट कराने के लिए, ये पूछे, उससे इसको अप्लाई करने से पहले हमें कंडीशनली चलना है। कैसे सर? बिल्कुल बिल्कुल सेम उसी तरीके से। पहले आपने चेक करना है इफ, ये कंडीशन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां बता रहा हूं, ये चेक करना है आपने बिफोर। हाउ टू स्टार्ट का मतलब होता है हाउ टू स्टार्ट, कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब वो स्टीम आइस का होगा या आइस वाटर का होगा। समझ गए लॉजिक आप? यस। तो हाउ टू स्टार्ट, इफ क्यू रिक्वायर्ड बाय आइस इज ग्रेटर देन क्यू सप्लाइड बाय स्टीम, अगर ये वाला केस है तो सबसे पहले आपने क्यू रिक्वायर्ड निकाल लेना है, क्यू सप्लाई निकाल लेना है। समझ गए आप? अगर ऐसा हो गया कि ये ज्यादा हो गई और ये क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन हो गई, तो भाई इस कंडीशन में आपने टेम्परेचर ऑफ द जब मिक्सचर आप निकालेंगे या फिर अमाउंट निकालेंगे, जो भी निकालेंगे वो सारी चीजें आपके सामने होने वाली है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यार इसको चाहिए मेल्ट होने के लिए ज्यादा, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? देखो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको मेल्ट होने के लिए ज्यादा चाहिए, तो इसको हम निकालेंगे मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस। लेकिन जो सप्लाई की होगी यहाँ पे, सप्लाई किसने सप्लाई की है सर? ये सप्लाई की है स्टीम ने। तो स्टीम ने क्या किया होगा, देखो ये आइस है मान लिया आपके पास, और आपने इससे स्टीम पास करा दी, स्टीम पास करा दी, तो स्टीम क्या करेगी भाई, स्टीम के पास 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स है तो गैसेस फॉर्म में एक तरीके से, तो स्टीम क्या करेगी, इसको मेल्ट करने में हीट सप्लाई करेगी, एज वेल एज उसका टेम्परेचर बढ़ाने में भी। समझना, उसको मेल्ट कर रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ा रही है, और उसको मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी देगी भाई, अब कंडेंस भी तो होगी। जैसे आपने देखा होगा जो वेपर्स होती है ना वो पानी की बूंदों में वापस बदल जाती है, तो कंडेंस भी तो होगी। समझ गए? तो यहाँ पे दो तरीके से ये हीट सप्लाई करती है स्टीम, एक M×L प्लस दूसरा MS डेल्टा T। समझना, M×L उसका टेम्परेचर भी बढ़ा रही है और वहां पे एक तरीके से कंडेंसेशन भी हो रहा है खुद, क्योंकि जब स्टीम इससे पास होगी तो हाई टेम्परेचर से लो पे वो एनर्जी सप्लाई कर रही होगी। समझ गए? तो उसका रूप भी तो बदलेगा स्टीम का। भाई स्टीम से पानी भी तो बन सकता है, जब वो एक लो टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो स्टीम से पानी बदलेगा। तो ये रूप बदलने की वजह से है स्टीम के, वो कंडेंस हो सकती है, मतलब वो वेपर से पानी बन सकती है तो कंडेंस हो सकती है। तो मास ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, और यहाँ पे क्या लेंगे, जब वो वाटर है, वाटर बन गई, तो मास ऑफ जो स्टीम दे रखा है और लेटेंट हीट सॉरी जो स्पेसिफिक हीट होगी वो वाटर की ले लेंगे और डेल्टा टी ले लेंगे आप यहाँ पे नॉर्मली, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि उसको टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि आइस वाटर में बदल चुकी होगी, तो वाटर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना हर चीज पे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके थ्रू कैलकुलेशन कर लेंगे, चेक कर लेंगे, और अगर ये वाला केस आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक केस तो ये बनेगा, देखो मैं समझा रहा हूं पहले, फिर क्वेश्चन को करेंगे तभी मजा आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब अगर गलती से ऐसा हो गया, इफ अगर क्यू रिक्वायर्ड कम हो गई और जो हीट सप्लाई की है स्टीम ने वो ज्यादा है, बॉस हीट सप्लाइड बाय द स्टीम ज्यादा है, अगर वो ज्यादा है तो फिर क्या होगा, तो फिर आपने इस कंडीशन को ध्यान से अप्लाई करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर इसकी बहुत ज्यादा सप्लाइड हीट है तो ये क्या करेगी, इसको कंप्लीटली मेल्ट भी कर देगी और उसके टेम्परेचर को भी रेज कर देगी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फिर जो क्यू सप्लाई की गई है उसको निकालेंगे, क्यू सप्लाई की गई है जो स्टीम के थ्रू, उसको निकालेंगे मास ऑफ स्टीम और स्पेसिफिक हीट जो उसकी होगी इनटू डेल्टा टी, और जो रिक्वायर्ड होगी अब उसके लिए उसको निकालेंगे आप मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस, क्योंकि उसका जो रूप है वो भी बदल रहा होगा, और मास ऑफ आइस और उसका वाटर बन गया होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। तब आप उसको इस तरीके से निकालेंगे, दोनों में फर्क है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है क्वेश्चंस करने के लिए, वो सब मैं बताऊंगा। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या करना है वो सब मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। दो कैटेगरी यहाँ पे बन सकती है, दोनों को बहुत ध्यान से हमने समझना है, क्योंकि स्टीम और आइस का मिक्सचर है, तो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको इसको समझाऊंगा, ऐसे समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट हाँ, जो लिटिल बिट आपको पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या यूज करने वाला हूं मैं। कूल, समझ गए ना लॉजिक? यस। ओके, तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं यार, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला है, कंसेप्ट की बेस्ट एप्लीकेशन आपको तभी सीखने को मिलता है जब उसका यूज करके आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी तक इतनी चीज तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो देख लो यार, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आपको दिमाग लगेगा समझने के लिए, चीजों को, जब लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आप खुद से सॉल्व करोगे तो और आपको मजा आएगा, क्योंकि पता है क्या है, सारे फंडे, सारा दिमाग जो हमारा काम करता है वो कब करता है, जब हम खुद उन चीजों को सॉल्व कर रहे होते हैं और ढूंढ के डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन ट्राई कर रहे होते हैं। हम फंसते हैं, फिर करते हैं, फिर फंसते हैं, फिर करते हैं, समझ गए। तो आपका दिमाग बहुत तेज हो जाता है और आपको समझ में आने लगती है चीजें कि किस तरीके से चीजों का यूज हो रहा है, कंसेप्ट का यूज हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, आपके सामने है, आप इसको पढ़ लेंगे और इसमें जो गिवन डेटा है सबसे पहले उसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्या पूछा गया है,
ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आप PYQ जाके जरूर चेक करें, ठीक है। उसने बोला 6 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 6 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। कम ऑन। तो यार स्टीम के बारे में बात कर रहा है, स्टीम है 6 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पे और मिक्स किया जा रहा है इसको आइस के साथ जो है 6 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी मास ऑफ स्टीम जो है और मास ऑफ जो आइस है वो तो सेम ही है, और स्टीम का जो टेम्परेचर है वो दिख रहा है आपको और आइस का जो टेम्परेचर है वो भी दिख रहा है, इनको मिक्स कर दिया आपस में। दिस इज द मिक्सचर ऑफ द स्टीम एंड द आइस। अभी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। फाइंड द मास ऑफ द स्टीम लेफ्ट अनकंडेंस्ड। यू हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ स्टीम, ध्यान से समझना, लेफ्ट अनकंडेंस्ड मतलब स्टीम का वो मास निकालो जो कंडेंसेशन में जिसका टोटल कन्वर्जन नहीं हुआ है, जिसका टोटल कन्वर्जन वाटर में नहीं हुआ है ना। कितना मास है स्टीम का जो अनकंडेंस्ड है, समझ गए, मतलब कंप्लीटली पूरी स्टीम कन्वर्ट नहीं हुई है, यूज नहीं हुई है, कुछ ना कुछ मास उसका बचा हुआ है, वो हमें निकालना है। जो बचा हुआ मास है स्टीम का वो हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे बात खत्म। इसको सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था हाउ टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये अप्लाई करना है। हाउ टू, पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको ध्यान से देखो। उसने बोला मास ऑफ स्टीम लेफ्ट अनकंडेंस्ड, मतलब एक चीज तो यहां से क्वेश्चन में जो पूछा गया बिल्कुल क्लियर है कि टोटल स्टीम का कंडेंसेशन नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट स्टीम का बचा हुआ है और जो आइस थी वो कंप्लीटली मेल्ट भी हो गई होगी, टेम्परेचर वगैरह भी उसका बढ़ ही गया होगा। इतनी ताकत है इस समय इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टीम के पास कि उसने पूरी एनर्जी अपनी दी और वो जो एनर्जी दी उसने आइस को कंप्लीटली मेल्ट भी करा दिया है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ा दिया होगा, तो फिर भी स्टीम बच गई। वाओ, मजा नहीं आ गया। तो एक चीज तो क्लियर हो रही है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि रिक्वायर्ड कितनी है आइस को, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, और सप्लाई कितनी करी है स्टीम ने, ये निकालने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज उसी के अकॉर्डिंग हम कंसेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि उसने क्लियरली बोल दिया अनकंडेंस्ड, जो लेफ्ट मास है स्टीम का जो अनकंडेंस्ड है वो बताओ, मतलब वो कंप्लीटली कंडेंस नहीं हुई। तो ये सेकंड वाला केस है ना, सेकंड वाला। मतलब इस केस में जो सप्लाई की होगी स्टीम ने, जो सप्लाई की होगी स्टीम ने, है ना, अभी मैंने केसेस आपको बताया था, वो ज्यादा होगी और जो रिक्वायर्ड है आइस को वो कम होगी। ये वाला केस है, क्लियरली यहां से समझ में आ रहा है। तो पता है क्या करेंगे, लेट हम मान लेते हैं, लेट m किस में दे रखा है, मास ग्राम में, m ग्राम ऑफ स्टीम। पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा m ग्राम ऑफ स्टीम इज कंडेंस्ड, ठीक है। इतना मास स्टीम का कंडेंस हो चुका होगा, ठीक है, इतना मास, केवल m ग्राम मास स्टीम कंडेंस हो चुकी होगी। अगर वो निकाल लिया तो बची कितनी है, ओरिजिनल है 6 माइनस m, वो बची होगी। तो यानी आपको निकालना है यहाँ पे 6 माइनस m, तो पहले आपको m चाहिए जो कंडेंस हो चुका है, समझ गए लॉजिक, जो कंडेंस हो चुका है तो हम निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो कैसे करेंगे सर, तो हम लिखेंगे Q सप्लाइड बाई स्टीम मस्ट बी इक्वल टू, यानी सप्लाई किसने की है, इसने किया, यानी हीट लॉस्ट बाई स्टीम, ये निकाल लेंगे, और इक्वल टू हीट लॉस्ट नहीं गेन, ठीक है, किसने, आइस ने कितना गेन किया है, बस हो गया क्वेश्चन। देखो अब हीट लॉस्ट किसने किया भाई, बची हुई हुई है, ठीक है, हीट लॉस किसने किया, स्टीम ने, और स्टीम की एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसने सप्लाई की होगी, यानी मास ऑफ स्टीम लेटेंट हीट ऑफ स्टीम मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि ये बची भी हुई है, ठीक है ना, इतनी टोटल मैक्सिमम एनर्जी है जो सप्लाई कर रही है उसको कंप्लीटली मेल्ट करने के लिए, उसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए, इतनी एनर्जी स्टीम के पास है जो वो लॉस करेगी, ठीक है। अब हम यहां से निकालेंगे गेन की है आइस ने, किस किस फॉर्म में गेन की है। देखो हमारे पास आइस थी, ठीक है सर, हमारे पास आइस थी, अच्छी बात है। अब आइस ने क्या किया, आइस ने अपने आप को मेल्ट भी किया होगा, मतलब 0 डिग्री से 0 डिग्री का पानी बनाया होगा, ठंडा पानी। अब इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, कहां तक, 100। अब ये जो पानी बनेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बना होगा यहाँ पे। तो यहां जब आइस का रूप चेंज हुआ, टेम्परेचर देखो चेंज नहीं हो रहा है, तो ml यूज होगी, और 0 से 100 डिग्री तक पानी गर्म हो रहा है, 0 डिग्री से 100 है, पानी पानी है, यहाँ पे ms डेल्टा यूज हो रही होगी। मतलब जो इसको गेन कर रही है, इसमें मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस प्लस मास ऑफ जो भी आइस का दे रखा है वो टोटल इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आ जाएगी इनटू डेल्टा टी। ये दोनों की दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। इसकी टोटल हीट इसने कितने गेन करी है उसको निकालने के लिए, क्योंकि वो रूप भी बदल रही है और गर्म भी जा रही है, 100 डिग्री तक भी जा रही है, समझ गए, 0 से 100 डिग्री तक भी जा रही है। अब पुट करो, ये मास ऑफ स्टीम है जो आपको चाहिए m इंटू इसकी है 540 होती है लेटेंट हीट, स्टीम की, वेपराइजेशन की। मास ऑफ आइस है 6 इंटू लेटेंट हीट है 80, ठीक है, प्लस मास ऑफ आइस है 6
और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1, और डेल्टा टी का मतलब आइस अपने टेम्परेचर को 0 से 100 तक लेके जा रही थी, हाई माइनस लो हो गया। तो यहाँ पे आ गया m इंटू 540, तो दोस्तों ये आएगा 480 प्लस ये आ गया 600, तो आप लिख सकते हैं इसको 1080, ठीक है। तो ये आ गया m इंटू 540, इससे इसको कैंसिल करो, देखो 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 2 ग्राम मास केवल स्टीम का कंडेंस हुआ है, यानी स्टीम का जो टोटल मास था 6 ग्राम, उसमें से केवल पानी में कितनी बदली, वो 2 ग्राम, इतना कंडेंसेशन हुआ है। तो बची कितनी, देखो 6 माइनस 2 दैट इज 4 ग्राम अनकंडेंस्ड है, जो बची हुई है 4 ग्राम है, दैट इज योर करेक्ट and final answer, and this is how you can apply all these concept to solve the numerical problem। दोस्तों आपके सामने है सब कुछ, सारी कहानी, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर इसी क्वेश्चन में टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर पूछता, चूंकि स्टीम बची हुई है, वो कंप्लीटली मेल्ट कंडेंस हुई नहीं है स्टीम, तो मतलब इसमें रिक्वायर्ड हीट क्या थी, जो सप्लाइड हीट थी वो ज्यादा थी और रिक्वायर्ड हीट इसमें कम थी, तो स्टीम अभी भी बची है, तो स्टीम का टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अगर ये मिक्सचर का टेम्परेचर पूछता ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आप टिक करके आने थे, समझ गए लॉजिक। तो दिस इज द ऑल द केसेस जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है दोस्तों। लास्ट का एक केस है जिसमें स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर होता है, उसको इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, बस ये देख लेना वाटर को कितनी चाहिए और स्टीम ने कितनी दी है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करेंगे, मतलब तरीका सेम रहता है यार। तो दोस्तों बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, बढ़िया तरीके से सीखनी है, नोट्स बनाने हैं और बार बार इसको देखना है अगर समझ में नहीं आता है, और लॉट ऑफ क्वेश्चन जाके आपने सॉल्व करने, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको खुद एहसास नहीं होगा कि मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो कंसेप्ट मैंने पूरी कोशिश की आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाने की दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट ऑसम कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे को बता देना, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।